हर घर पाठशाला कार्यक्रम के आज के इस सत्र में मैं रमेश नेगी +1 के भूगोल के विद्यार्थियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, +1 में अभी तक आपने भूगोल में स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल का अध्ययन किया है और आजकल आप जैवमंडल का अध्ययन कर रहे हैं। जैवमंडल के अध्ययन में पृथ्वी पर जीवन किस प्रकार का है और पृथ्वी के धरातल के ऊपर जो जीवन है वनस्पति और जीव जंतुओं के रूप में, इसका पारिस्थितिकी तंत्र कैसे बना हुआ है, इसकी संरचना कैसे हुई है और इस पारिस्थितिकी तंत्र में किस प्रकार से खाद्य श्रृंखला, ऊर्जा प्रवाह हो रहा है, ये इससे पूर्व आप अध्ययन पढ़ चुके हैं। आज के सत्र में हमारा जो विषय रहेगा वो है बायोम के प्रकार, जैव भू रसायन चक्र और पारिस्थितिकी संतुलन। उम्मीद है कि आप इसे बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहले आते हैं बायोम पे। बायोम क्या है? सिंपल सा साधारण शब्दों में आप इसको समझ सकते हैं कि पृथ्वी के धरातल के ऊपर भौगोलिक क्षेत्रों में जीव जंतु और वनस्पति का जो एक सामुच्चय है, वो सामूहिक रूप में किस प्रकार से विकसित हैं और उनमें क्या समानता है, उसे हम बायोम कहते हैं। सामूहिक रूप से जीव जंतु और वनस्पति का। आपको मालूम है कि पृथ्वी के धरातल के ऊपर दो मुख्य प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र हैं जैवमंडल की दृष्टि से। एक स्थलीय है और दूसरा जलीय है। अर्थात स्थल भाग के ऊपर किस प्रकार का जीवन है और जल भाग के अंदर किस प्रकार का जीवन है, इनमें भिन्नता है। तो दो प्रकार के मुख्य पारिस्थितिकी तंत्र है जैवमंडल की दृष्टि से, स्थल और जलीय। परंतु स्थल भाग के ऊपर और जल क्षेत्र के अंदर भी विभिन्न प्रकार की भौगोलिक दशाएं एक जैसी नहीं है, जिससे कि स्थल भाग के ऊपर के जैवमंडल में भी विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में विभिन्नता है और जल क्षेत्र में भी पाए जाने वाले जीव जंतु और वनस्पति में भी जल क्षेत्र में विविधता पाई जाती है। अर्थात धरातल के ऊपर जो बायोम है, वनस्पति और जीव जंतुओं का सामुच्चय धरातल के भौगोलिक क्षेत्रों में पाया जाता है, उसमें भी विविधता है और उस विविधता के कारण धरातल के ऊपर मुख्य रूप से 5 प्रकार के बायोम पाए जाता है। पहला है वन बायोम। वन आप समझते हैं बच्चों, वन धरातल के ऊपर वृक्षों का सामुच्चय, बहुत बड़े क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के वृक्षों का एक साथ उगना, विकसित होना वन क्षेत्र कहलाता है। पृथ्वी के स्थल खंड का लगभग 1/3 भाग वनों से ढका हुआ है। विभिन्न प्रकार के बायोम, 5 बायोम, वन बायोम, रेगिस्तानी बायोम, घास भूमि बायोम, अल्टीट्यूडनल बायोम और जलीय बायोम। तो हम इन सब का एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं वन बायोम। वन बायोम क्या होता है? धरातल के ऊपर वनस्पति का जो एक आवरण वृक्षों के रूप में जिससे धरातल ढका रहता है और विस्तृत क्षेत्र में हो, उसे हम वन बायोम कहते हैं। वन बायोम मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। उष्णकटिबंधीय वन बायोम और उष्णकटिबंधीय वन 2 प्रकार के आगे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और पर्णपाती वन, समशीतोष्ण वन और तीसरा है बोरियल और टैगा वन। सबसे पहले ले रहे हैं उष्णकटिबंधीय वन। आप इतना समझ लीजिए कि पृथ्वी के धरातल के वो क्षेत्र जहाँ पूरे साल भर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तापमान ऊंचे रहते हैं, उष्ण जलवायु है और साथ ही साथ उन क्षेत्रों में वर्षा भी अधिक होती है, वायु में नमी रहती है, मिट्टी में नमी रहती है। तो ऐसे क्षेत्रों में जो वन विकसित होते हैं उन्हें हम उष्णकटिबंधीय वन कहते हैं। ये उष्णकटिबंधीय वन भी 2 प्रकार के होते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन अर्थात सदाबहार वन और दूसरा है पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये अगर हम देखें तो पृथ्वी के धरातल के ऊपर
भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के अक्षांशों में स्थलखंड के में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में पूरे साल भर तापमान ऊंचे रहते हैं, वर्षा पूरे साल भर होती रहती है और इस प्रकार का बायोम पृथ्वी के बायोम का लगभग 8% भाग घेरे हुए हैं। इन क्षेत्रों में जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन हैं, इन क्षेत्रों में भूमि पर रहने वाले जानवर लगभग 2 फुट ऊंची जीभा वाले चींटीखोर, जंगली बिल्लियां, जंगली सूअर आदि शामिल हैं और वृक्षों पर रहने वाले बंदर, पक्षी, चमगादड़, गिलहरी विभिन्न प्रकार के हैं और धरातल पर रेंगने वाले और जल और स्थल दोनों में रहने वाले जलस्तर जीव भी इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इन क्षेत्रों में जो दलदला क्षेत्र हैं वहाँ मगरमच्छ भी होते हैं। अफ्रीका के वनों में दरियाई घोड़े, विशालकाय जानवर, उष्णकटिबंधीय नदियों में पाए जाने वाले जलीय पेड़ पौधों को खाकर गुजारा करते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वन, सदाबहार वन, इन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होने के कारण और पूरे साल भर तापमान अधिक होने के कारण इन क्षेत्रों में जो वन और वृक्ष पाए जाते हैं वो कभी भी उनके सूखते नहीं हैं, पूरे साल भर हरे रहते हैं, इसलिए इन्हें सदा हरित वन भी कहा जाता है। दूसरा है पर्णपाती वन। पर्णपाती वन ये इस प्रकार का जो बायोम है एशिया, उत्तरी मध्य पूर्वी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ 75 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है और यहाँ पर वनस्पति की जो किस्में हैं ओक, एल्ब, मैपिल, वुर्च, हिकोरी, ये इस प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं और इन क्षेत्रों में मेंढक, कछुए, सैलामैंडम, सांप, छिपकली, गिलहरी, खरगोश, हिरन, ये विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं वो सामूहिक रूप में पाए जाते हैं। दूसरा प्रकार है शीतोष्ण कटिबंधीय वन। इस प्रकार का जो बायोम है वो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश के बीच तक पाया जाता है और इस प्रकार के बायोम को टेम्पेरल भी कहते हैं। शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु के बीच का ये संक्रमण का क्षेत्र होता है। इन क्षेत्रों में जो वनस्पति है वो मरुद्भिज प्रकार की है। यहाँ नींबू, संतरे, जयपत्र इत्यादि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, कैलिफोर्निया में और मुख्य रूप से हिरन, खरगोश, घोड़े, गधे, खच्चर, इस प्रकार के जीव जंतु इन क्षेत्रों में समशीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला है बोरियल और टैगा वन। लगभग स्थलीय, ये भी एक स्थलीय बायोम का ही भाग है। 50 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका के विशाल क्षेत्रों में, इसके अलावा साइबेरिया के क्षेत्र में और स्कैंडिनेविया, अलास्का, कनाडा क्षेत्र में इस प्रकार का बायोम पाए जाते हैं। यहाँ तापमान कम होते हैं, सामान्यतः कम होते हैं और इन क्षेत्रों में ये बहुत सारा क्षेत्र इनका बर्फ़ से ढका रहता है। दक्षिणी क्षेत्र में ये कम है, दक्षिणी गोलार्ध में कम है। यहाँ इन क्षेत्रों में प्राय वनस्पति पूरे साल भर हरी रहती है। चीड़, देवदार, फर, हेमलॉक, साइप्रस, इस प्रकार के वृक्ष हैं और इसके अलावा इस बायोम में हिरन, खरगोश, गिलहरी, इस प्रकार के कीट पाए जाते हैं। तो ये है वन बायोम। वन बायोम के बाद दूसरे प्रकार का बायोम है मरुस्थलीय बायोम। डियर स्टूडेंट, आपने धरातल के ऊपर विभिन्न क्षेत्रों में देखा है कि धरातल के ऊपर जो वनस्पति है, जीव जंतु है, वो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार का है।
धरातल के वो भाग जहाँ पेड़ पौधे वनस्पति कम मात्रा में उगी हुई होती है और धरातल के ऊपर जो मिट्टी है वो रेतीली रूप में बनी हुई होती है, उसे हम मरुस्थल कहते हैं। धरातल के ऊपर मरुस्थल, यहाँ वनस्पति का प्राय अभाव होता है, केवल छोटी झाड़ियाँ, नांगफली, बबूल, खजूर, खेजड़ी इत्यादि प्रकार की वनस्पति होती है। तो धरातल के ऊपर जो मरुस्थल है वो भी मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं। सबसे पहला है उष्ण मरुस्थल। डियर स्टूडेंट, धरातल के वो क्षेत्र, वो भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पर पूरे साल भर तापमान ऊंचे रहते हैं परंतु जल का अभाव होता है, तो उन क्षेत्रों में जो मरुस्थल बनते हैं वो उष्ण मरुस्थल कहलाते हैं। इस प्रकार के मरुस्थल में प्राय टिंडियाँ, चींटियाँ, बिच्छू, मकड़ी, छिपकली, ये इस प्रकार के जीव जंतु ज़्यादा पाए जाते हैं। और बटेर, बतख, खरगोश, लोमड़ी, गीदड़, ऊंट इस प्रकार के मरुस्थल में सबसे महत्वपूर्ण जीव है। और वनस्पति है तो विभिन्न प्रकार की वनस्पति में एकेशिया, कैक्टस, इफोवर्जिनिया, गूदेदार वनस्पति पाई जाती है, और परंतु वनस्पति भी बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। दूसरा है अर्धशुष्क रेगिस्तान। अर्धशुष्क रेगिस्तान प्राय उष्ण मरुस्थलों के साथ 21 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में पाए जाते हैं। यहाँ जो तापमान है वो उष्ण मरुस्थलों से कम होते हैं। इन क्षेत्रों में भी वनस्पति का अभाव रहता है, परंतु उष्ण मरुस्थलों से वनस्पति इन क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। इन क्षेत्रों में भी झाड़ियाँ और ख़ास तौर से जो जीव है, कंगारू, चूहे, खरगोश, छिपकलियाँ, सांप, टिंडे इत्यादि पाए जाते हैं। और कांटेदार झाड़ियों के रूप में वनस्पति इन क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला है तटीय रेगिस्तान। तटीय मरुस्थल ग्रीष्म ऋतु में लंबी और कोष्ण ऋतु और ठंडी होती है, लगभग 15 से 24 डिग्री सेल्सियस शीत तापमान, और ज़्यादा से ज़्यादा अंतर 5 डिग्री का आता है। इन क्षेत्रों में जैसे समुद्र के तटीय भाग हैं या स्थल भाग के ऊपर जो जल के स्रोत हैं वहाँ तटीय क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में भी जो जीवधारी है, कुछ स्तनपायी जीव, कीट पतंगे, रेंगने वाले जीव, छिपकलियाँ, सांप, उल्लू, चील इस प्रकार के जीव जंतु वहाँ पाए जाते हैं। और जो वनस्पति है, कुछ पौधों की जड़ें गुच्छेदार होती है, वनस्पति भी यहाँ पर कम मात्रा में पाई जाती है। और चौथा है शीत रेगिस्तान। शीत रेगिस्तान किसे कहते हैं हम? ठंडे क्षेत्रों में शीत मरुस्थल मुख्यतः टुंड्रा प्रदेशों में पाए जाते हैं। इन्हें टुंड्रा बायोम भी कहते हैं। और उच्च अक्षांशों में 45 डिग्री उत्तरी और से ध्रुवों की ओर स्थित होते हैं। यहाँ धरातल प्राय मैदानी होते हैं और अक्सर बर्फ से ढके रहते हैं। वनस्पति कम मात्रा में और बिखरी हुई होती है। यहाँ जो बायोम है मुख्य रूप से वृक्ष विहीन होते हैं। यहाँ प्राय लिंचन, काई, प्रणीत, हीथ, घास इस प्रकार की जो वनस्पति है वो पाई जाती है। इसके अलावा रेंडियर, ध्रुवीय रीछ, आर्कटिक खरगोश, आर्कटिक लोमड़ी, हिम उल्लू इस प्रकार के जीव जंतु इन क्षेत्रों में, शीत मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
तो ये है मरुस्थलीय बायोम। मरुस्थलीय के बायोम के बाद अगला बायोम है घास भूमि बायोम। डियर स्टूडेंट, आपने धरातल के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र देखे हैं जहां आप वनस्पति के रूप में घास उगा हुआ देखते हैं। पेड़ पौधे नहीं होते, झाड़ियाँ नहीं होती, घास ही घास होता है। तो जब धरातल का कोई एक बहुत विस्तृत क्षेत्र इसी प्रकार की वनस्पति वाला है तो उसे घास भूमि बायोम कहते हैं। घास भूमि बायोम भी धरातल के ऊपर मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं, सवाना बायोम और दूसरा है शीतोष्ण बायोम, स्टेपीज, जिसे हम सवाना और स्टेपीज के नाम से भी जानते हैं। सवाना बायोम ये प्राय उष्णकटिबंधीय, यहाँ पर रुक्ष मोटी घास, बिखरे हुए वृक्ष होते हैं और पौधे और पशु शुष्कता सहन करने वाले होते हैं। इनमें अधिक भिन्नता नहीं होती। इस प्रकार के बायोम में, सवाना बायोम में पेड़ पौधे और जंतुओं में सूखा सहन करने की क्षमता होती है तथा वृक्षों में अधिक विविधता नहीं होती है। इस बायोम में हाथी, दरियाई घोड़े, जंगली भैंस, हिरन, जेब्रा, चीता, तेंदुआ, ये विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं और इस प्रकार के प्रदेशों में बड़े बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाने जाते हैं। जू बने हुए होते हैं और ये पारिस्थितिकी संतुलन के विपरीत इन क्षेत्रों में प्रभाव पड़ता है। दूसरा है स्टेपीज प्रदेश। स्टेपीज प्रदेश उपोष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेशों में ये लंबी और सघन घास के मैदान होते हैं। इन क्षेत्रों में इसमें मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका का प्रेरीज, दक्षिण अमेरिका का पम्पास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, न्यूजीलैंड में कैटबरी, ये दुनिया के मुख्य प्रमुख ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कि शीतोष्ण कटिबंधीय स्टेपीज जलवायु पाई जाती है और वनस्पति का भी यहाँ इसी प्रकार का आवरण पाया जाता है। घास भूमि बायोम के बाद अगला है तुंगीय बायोम। तुंगीय बायोम एल्टीट्यूडनल बायोम। आपने देखा होगा बच्चों, इससे पूर्व स्थल मंडल में आपने पढ़ा है कि दुनिया में पर्वतों की श्रृंखला है। जैसे हिमालय पर्वत है, एशिया में है, एंडीज है, दक्षिण अमेरिका में है, रॉकीज है, उत्तरी अमेरिका में है। इन पर्वत श्रेणियों में अगर आप देखें तो पर्वत के निचले भागों से ऊंचाई की ओर जाने पर, निचले क्षेत्रों से जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाते हैं तो वनस्पति की जो किस्में हैं वो बदल जाती है, एक जैसी नहीं रहती। यहाँ आप देख रहे हैं इस चित्र में कि पर्वत की ऊंचाई के साथ साथ वनस्पति, अगर हम देखें तो सबसे ऊपर जो पर्वत का भाग है वो अक्सर वनस्पति विहीन होता है या बर्फ़ से ढका हुआ होता है और उससे थोड़ा हम नीचे आते हैं तो टुंड्रा प्रदेश वाली वनस्पति होती है, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति होती है। और इससे थोड़ा हम नीचे की ओर आते हैं तो कॉर्नफेरियस पर्णपाती वनस्पति होती है और उस और नीचे आते हैं पर्वत के निचले भागों में तो यहाँ पर जो वनस्पति है वो सदाबहार वन प्रकार की होती है और सबसे निचले क्षेत्रों में जो मैदानी भाग आते हैं वहाँ पर जो वनस्पति है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट प्रकार की होती है। इनमें वनस्पति की किस्में और ऊंचाई के साथ साथ तापमान में जो भिन्नता आती है, मिट्टी के प्रकारों में भिन्नता आती है, जलवायु में भिन्नता आती है, उसी के परिणाम स्वरूप ऊंचाई की ओर जाने पर वनस्पति के प्रकारों में भी भिन्नता आती है। तो जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं दुनिया में, वहाँ पर्वत के निचले भागों से लेकर ऊंचाई की चोटियों तक वनस्पति के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। तो इन पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली वनस्पति, इसे हम एल्टीट्यूडनल बायोम या तुंगीय बायोम कहते हैं। और अगला है, पांचवा है जलीय बायोम। जल के अंदर भी जीवन है। जैसा आपको मालूम है कि जल
विभिन्न प्रकार के पांचों बायोमों में पाया जाता है और धरातल का लगभग 71% भाग घेरे हुए हैं। जलीय प्रदेशों में दोनों बड़े और छोटे पौधे तथा जानवरों की अनेक जातियां विद्यमान हैं। जलीय बायोम को समुद्री बायोम भी कहते हैं। जैसे आपको मालूम है, धरातल का अधिकांश भाग जल से ढका हुआ है। समुद्री बायोम और धरातल के आंतरिक भागों में जैसे झीलें हैं, तालाब है, नदियां हैं, कच्छ है, दलदल है, उसे हम ताजे जल का बायोम कहते हैं। तो दो प्रकार के जल क्षेत्र हैं, एक स्थल भाग के अंदर और दूसरा समुद्रों के रूप में। तो समुद्रों के रूप में जो जल क्षेत्र है, वहाँ पर समुद्रों के पानी के अंदर जीव जंतु और वनस्पति विकसित होते हैं। जलीय पर्यावरण के साथ जीवों के अनुकूलन की विविधता की दृष्टि से काफ़ी अंतर है। कुछ जीव जैसे मछलियाँ पूरी तरह जल में रहते हैं, परंतु अन्य जीव जैसे मेंढक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़े, जलीय पक्षी, ये जल और स्थल दोनों पर रहते हैं और जल तथा स्थलचर दोनों हैं। कुछ प्राणी ऐसे हैं जैसे एकाइनोडोर्स, सिलेंट्रेंस, ये लवणीय जल में ही पाए जाते हैं। तो जल के अंदर का जो जीवन है, जल के अंदर जो वनस्पति है, जीव जंतु है, चाहे समुद्री क्षेत्र में है चाहे स्थल भाग के ऊपर है, इसे हम जलीय बायोम के अंतर्गत लेते हैं। तो मुख्य प्रकार से ये 5 प्रकार के बायोम हैं। धरातल के ऊपर वन बायोम, रेगिस्तानी बायोम, घास भूमि बायोम और अल्टीट्यूड बायोम और जलीय बायोम। इनका धरातल के ऊपर किस प्रकार का वितरण कहाँ है, ये सारांश में अभी आपको समझाया। उम्मीद है आप इसको और डिटेल में भी पढ़ेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जैव भू रसायन चक्र। डियर स्टूडेंट, जैसे आपको मालूम है कि पृथ्वी के ऊपर, धरातल के ऊपर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है वो है सूर्य, और सूर्य ऊर्जा का मूल स्रोत है जिस पर संपूर्ण जीवन निर्भर है। और यही ऊर्जा जैव मंडल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जीवन प्रक्रिया का आरंभ करती है, जो हरे पौधों के लिए भोजन तथा ऊर्जा प्रमुख स्रोत है। जैव भू रसायन चक्र होता क्या है, ये समझना बहुत आवश्यक है। देखिए बच्चों, जो धरातल के ऊपर जैव मंडल है, वनस्पति है और जीव जंतु है, इनका निर्माण किन तत्वों से होता है, इनका जो निर्माण है, इनका जो विकास है, जीव जंतुओं का और वनस्पति का। अब आप एक वृक्ष ले लीजिए, वृक्ष के पत्ते, टहनियाँ और वृक्ष की लकड़ी, वो किससे बनती है? पहले तो है नहीं, वो पौधा उत्पन्न होता है, विकसित होता है, बड़ा होता है, वृक्ष बनता है, तो उसमें ठोस पदार्थ भी हैं। तो वो सारे पदार्थ, उसमें दोनों प्रकार के तत्व हैं, रासायनिक तत्व भी हैं और खनिज तत्व भी हैं। तो रासायनिक और खनिज तत्व धरातल से, जल से, स्थलखंड से, प्राकृतिक तत्वों से वनस्पति में आए, और जब वो वनस्पति खत्म हो जाएगी तो वो तत्व वापस प्रकृति में चले जाएंगे। तो इसे कहते हैं हम जैव भू रसायन चक्र। अर्थात वनस्पति और जीव जंतुओं का जो निर्माण है, जिन तत्वों से होता है, वो जैव भू रसायन तत्व कहलाता है। इसमें दो प्रकार के महत्वपूर्ण तत्व हैं, रासायनिक तत्व और खनिज तत्व। रासायनिक तत्वों में दो प्रकार के हैं, जैसे गैसीय चक्र। गैसीय चक्र में जल, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और दूसरा होता है सेडिमेंट्री साइकिल, जैसे जिसमें कि खनिज तत्व आते हैं, फास्फोरस है, गंधक है। तो ये स्थलखंड से या धरातल के ऊपर पारिस्थितिकी तंत्र से वनस्पति और जीवों में आते हैं, जीवों का विकास होता है और उसके बाद यही तत्व वापस प्रकृति में चले जाते हैं।
अर्थात विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्व जीवों में पहुंचते हैं, वनस्पति में आते हैं, वनस्पति का विकास होता है और उसके बाद वापस ये तत्व प्रकृति में मिल जाते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जल चक्र। जैसा आपने देखा है, पृथ्वी के धरातल के ऊपर लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है और ये जो जल है ये सभी जीवधारियों में और स्थल मंडल के ऊपर वनस्पति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। या इसका जल आपने देखा है कि तीनों अवस्था में परिवर्तित होता है, ठोस, तरल और गैसीय। जल और जल धरातल के ऊपर ठोस, तरल और गैसीय तीनों अवस्थाओं में है और इन तीनों अवस्थाओं से ही ये जल जैव मंडल में भी पहुंचता है। आप देख लीजिए जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे पशु है, पक्षी है, मानव है या पेड़ पौधे हैं, यदि जल नहीं है तो जल इनके अंदर विद्यमान है। किसी न किसी रूप में इनकी विकास के लिए, शरीर के विकास के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के रूप में जल जीवों के अंदर और वनस्पति के अंदर पहुंचता है और वापस निकल जाता है और प्रकृति में चला जाता है। इसको कहते हैं हम जल चक्र। दूसरा कहलाता है ऑक्सीजन चक्र। जैसा आपको मालूम है कि सभी प्रकार के जीव और वनस्पति, सभी प्रकार के जीव ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, श्वसन क्रिया द्वारा लेते हैं और इससे ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल विमुक्त हो जाते हैं। ऑक्सीजन चक्र एक अत्यधिक जटिल प्रक्रिया है। ऑक्सीजन बहुत से रासायनिक तत्वों और सम्मिश्रण में पाई जाती है। ये नाइट्रोजन के साथ मिलकर नाइट्रेट बनाती है तथा बहुत से अन्य खनिजों तत्वों से मिलकर के ऑक्साइड बनाती है। लोह ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड या विभिन्न प्रकार के ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान सूर्य प्रकाश द्वारा जल अणुओं में विघटित होकर उत्पन्न होते हैं और पौधों को वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन और श्वसन प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में मिलते हैं। आपने जैसे सुना है, या जीव जंतु है वो श्वसन क्रिया द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, उससे उनके शरीर का विकास होता है, शरीर चलता है। और इसी प्रकार से पेड़ पौधे, वनस्पति श्वसन क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और इस प्रकार से जैव मंडल में ये ऑक्सीजन और कार्बन चक्र चलता है। अगला है कार्बन चक्र। कार्बन चक्र में आप देखेंगे सभी जीवधारियों के आधारभूत तत्वों में से एक है कार्बन और सभी कार्बनिक यौगिक का मूल घटक है। जैव मंडल में असंख्य कार्बन यौगिकों के रूप में जीवों में विद्यमान है। कार्बन चक्र कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित रूप है। ये परिवर्धन पौधों के प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा वायुमंडल में से कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण द्वारा आरंभ होता है और इस प्रक्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज उत्पन्न होते हैं जो अन्य कार्बनिक यौगिक जैसे सुक्रोज, स्टार्च, सेल्यूलोज में रूपांतरित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रकृति से, गैसों से, वायुमंडल से जैव मंडल में आता है और जैव मंडल में मुख्य रूप से वनस्पति में ये ठोस रूप में पौधों के विकास के लिए पौधों का अंग बनता है और जब पौधे समाप्त हो जाते हैं तो पौधों के समाप्त होने के बाद यही कार्बनिक तत्व वापस प्रकृति में मिल जाते हैं। यहाँ इस कार्बनिक चक्र में आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल से कहाँ कहाँ आ रही है। अपघटक, प्रकाश संश्लेषण, मृत अवशेष, ईंधन दहन जो वनस्पति धरातल के ऊपर है, पौधों और पशुओं का श्वसन, चूना पत्थर और वापस यही सारे तत्व प्रकृति में चले जाते हैं। इन्हीं से
वायुमंडल से ही कार्बन जीवों में पहुंचता है, वनस्पति में आता है, वनस्पति का विकास होता है, वहाँ ठोस रूप में भी परिवर्तित हो जाता है, जैसे वृक्षों की लकड़ी है, और बाद में ये वृक्ष जब समाप्त हो जाता है, गल सड़ जाता है, तो यही कार्बन वापस वायुमंडल में चला जाता है। तो इसको कहते हैं हम कार्बन चक्र। और अगला है खनिज चक्र। खनिज चक्र जैवमंडल के मुख्य भू रासायनिक तत्वों में खनिज चक्र में आप देख सकते हैं, धरातल के ऊपर चट्टानें हैं, चट्टानों में खनिज है, मूल चट्टानें या धरातल के ऊपर आप देखते हैं मूल चट्टानों में खनिज है, खनिज से मिट्टी बनती है, और मूल चट्टानों में जलवायु के द्वारा अपक्षय की क्रिया होती है। अपक्षय की क्रिया के बाद विघटित होकर जीवाश्म आते हैं, और खनिज से स्थलाकृति बनी है, और उस स्थलाकृति से आगे मिट्टी बनती है। विभिन्न प्रकार के ह्यूमस है उसके साथ मिलने के बाद, और मिट्टी से फिर आगे वनस्पति जीव जंतुओं की उत्पत्ति होती है, और काल अवधि के बाद ये सारे पदार्थ धीरे धीरे वापस प्रकृति में मिल जाते हैं। सभी प्रकार के जीवों में किसी न किसी प्रकार के खनिजों का चक्रण चलता है, अर्थात जीव जंतु वनस्पति में भी खनिजों की मात्रा पाई जाती है, और बाद में खनिज वापस प्रकृति में मिल जाते हैं। नाइट्रोजन चक्र। आपको मालूम है नाइट्रोजन एक गैस है। वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा, अर्थात वायुमंडल से नाइट्रोजन का जीवाणु और नीले हरे शैवाल के रूप में आती है, अर्थात शैवाल जो घास है आप पानी के अंदर अक्सर देखते हैं, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है। जीवाणु द्वारा स्थित नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित किया जाता है, और उसके बाद ये मिट्टी में मिल जाते हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। नाइट्रोजन की मात्रा मिट्टी से पौधों में आ जाती है, पौधों से जीव जंतुओं में चली जाती है, और जीव जंतुओं से वापस जीव जंतुओं की मृत्यु के बाद ये वापस प्रकृति में मिल जाती है। तो नाइट्रोजन जो गैस के रूप में वायुमंडल में है, ये जीवधारियों में या वनस्पति में या स्थल भाग में चट्टानों के ऊपर बनी हुई मिट्टी में आकर के जीवधारियों में पहुंचती है, और जीवधारियों से आगे फिर वापस प्रकृति में मिल जाती है। अर्थात नाइट्रोजन भी एक चक्र के रूप में प्राकृतिक तत्वों से जीवों में है, और जीवों से वापस प्रकृति में मिल जाती है। तो इस प्रकार से यह है जैव भू रसायन चक्र। जैव भू रसायन चक्र में विभिन्न प्रकार के धरातल के ऊपर रासायनिक तत्व और खनिज तत्व ये प्रकृति से या धरातल से जीवों में पहुंचते हैं, वनस्पति में आते हैं, जैव मंडल में पहुंचते हैं, और जैव मंडल से वापस प्रकृति में ही चले जाते हैं, जिसमें कि गैसीय चक्र के रूप में विभिन्न प्रकार की गैसें जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, और विभिन्न प्रकार के ठोस ठोस खनिज तत्व, विभिन्न प्रकार के खनिज जैव मंडल में पहुंचते हैं प्राकृतिक क्रिया के द्वारा, और वापस प्राकृतिक क्रिया के द्वारा जीवों से वापस प्रकृति में मिल जाता है। तो ये था जैव भू रसायन चक्र। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो पारिस्थितिकी संतुलन। पारिस्थितिकी संतुलन क्या होता है ये आपने पहले भी पढ़ा है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र को प्राकृतिक अवस्था में विविध चक्रों और ऊर्जा प्रवाहों का पूरा सामंजस्य होता है, जिसमें एक गतिशील संतुलन स्थापित हो जाता है,
और इसी को पारिस्थितिकी संतुलन कहते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन डियर स्टूडेंट, जैसे आपने देखा है कि कोई एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में प्राकृतिक रूप में धरातल है, मिट्टी है, जल है, वायु है और जब ये तत्व वहाँ हैं, उसके बाद उस क्षेत्र में वनस्पति का विकास होगा, पेड़ पौधे, घास, वन वृक्ष उत्पन्न होंगे और उन्हीं के साथ साथ वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का भी विकास होगा। तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और वनस्पति और साथ में प्राकृतिक तत्व जिस प्रकार की परिस्थितियों के अनुसार वो उत्पन्न होते हैं और उनमें जो विविधता अलग अलग क्षेत्रों में आ जाती है, मान लो जैसा कि किसी क्षेत्र में जो वायुमंडल है, जलवायु है, वो जितने बड़े क्षेत्र में एक जैसा होगा, वहाँ पर जीव जंतु और वनस्पति का विकास और उत्पत्ति भी उसी के समान होगी। तो किसी परितंत्र, पारिस्थितिक संतुलन हम किसे कहते हैं? किसी परितंत्र में विभिन्न जीवों और समुदाय में समस्त गतिक सभ्यता की अवस्था को पारिस्थितिकी संतुलन कहते हैं। और इसी प्रकार किसी पारिस्थितिकी में विविध प्रकार के जीवों के समुदाय के परस्पर गतिक सभ्यता की अवस्था को पारिस्थितिकी संतुलन कहते हैं। और जीव जंतु, पौधों और मनुष्य के मध्य संबंध को पारिस्थितिकी संतुलन कहते हैं। इस पारिस्थितिकी में हर प्रजाति की संख्या पारिस्थितिकी तंत्र में आपने देखा है, पारिस्थितिकी का जो निर्माण है, पारिस्थितिकी तंत्र की जो संरचना है वो आपने देखा है, आपने पीछे पढ़ी है। उत्पादक होते हैं, उत्पादक के बाद आगे प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। इनकी संख्या जैसे जैसे उत्पादक से हम आगे बढ़ते हैं कम होती जाती है। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र के अनुसार ही विकसित होते हैं। तो पारिस्थितिकी संतुलन अर्थात किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली भौगोलिक दशाएं, उन भौगोलिक दशाओं के अनुरूप उस क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतुओं का जो एक सामूहिक रूप में विकास होता है, वन भी हैं, वृक्ष भी हैं, झाड़ियाँ भी हैं, वहाँ जीव जंतु भी हैं, रेंगने वाले भी हैं, मिट्टी के अंदर वाले भी हैं, सामूहिक रूप में उनका जो एक विकास होता है वो वहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, धरातल के ऊपर आपने देखा है कि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हैं और उन पारिस्थितिकी तंत्र को ही हम बायोम कहते हैं। कहीं वन प्रदेश हैं और उन वनों के अंदर पाए जाने वाले लाखों करोड़ों किस्म के जीव जंतु हैं। तो अगर वो वन क्षेत्र है तभी उसके अंदर कोई जीव है, इसे हम पारिस्थितिकी संतुलन कहते हैं। कि वन है तो जीव जंतु है, वन नहीं है, रेगिस्तान है, तो वहाँ पर जीव जंतु और वनस्पति की अलग किस्में होगी और वहाँ जलवायु में भी विविधता पाई जाएगी, होती है। तो जैव मंडल की दृष्टि से धरातल के ऊपर जो विभिन्न प्रकार के ये बायोम बने हैं, विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी संतुलन का विकास हुआ है, इस पारिस्थितिकी संतुलन को सबसे ज़्यादा मानव ने प्रभावित किया है। मानव इस पारिस्थितिकी संतुलन में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई प्रकार से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के पदार्थों को जैव मंडल से लेता है। जैसे हम अपने भोजन के लिए कृषि का उत्पादन करते हैं मिट्टी से, घर बनाने के लिए या विभिन्न प्रकार की अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए वनों को काटते हैं। तो पारिस्थितिकी संतुलन प्रकृति में जिस प्रकार का बना हुआ है, जैव मंडल में जीव जंतु और वनस्पति का जिस प्रकार से विकास हुआ है, तो उसी के अनुरूप जैव मंडल में मानव का प्रभाव या मानव द्वारा उसमें कई प्रकार के बदलाव किए जा रहे हैं और जिसका सीधा प्रभाव पर्यावरण प्रदूषण पर पड़ रहा है और
प्रकृति में पाए जाने वाले जैव मंडल के विभिन्न तत्व जैसे जीव जंतु और वनस्पति, उनका हम जितनी अधिक मात्रा में हम उनका उपयोग करेंगे, उससे कहीं ना कहीं पर्यावरण में उसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, पर्यावरणीय गिरावट है, बड़े पैमाने पर जैव मंडल का विलुप्त होना है, तो ये मानव का पर्यावरण पर प्रभाव है। मानव पर्यावरण को विभिन्न विकसित नहीं कर पा रहा है, बल्कि उसकी गुणवत्ता को कम कर रहा है, अर्थात पारिस्थितिकी संतुलन को बिगाड़ रहा है। तो मानव अपनी कार्यों और क्रियाओं के द्वारा पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, जैसे प्रौद्योगिकी का पर्यावरण पर प्रभाव कृषि कार्य के द्वारा, सिंचाई के द्वारा, ऊर्जा उद्योग के द्वारा, बायोडीजल, कोयला खनन, विद्युत उत्पादन, पेट्रोलियम तेल क्षेत्र उद्योग, पवन ऊर्जा खनन। आप देख रहे हैं कि कितने प्रकार के परिवहन के साधन हैं, नगर बसे हुए हैं, नदियों का जल दूषित हो रहा है, भूमि प्रदूषित हो रही है उद्योगों के कारण। तो ये सब पर्यावरण का जो एक प्राकृतिक स्वरूप बना हुआ है, जैव मंडल और प्रकृति के पर्यावरण के बीच में प्राकृतिक संतुलन जो बना हुआ है, उसमें मानव कहीं ना कहीं इस प्रकार का रोल अदा कर रहा है या इस प्रकार का कार्य कर रहा है कि हम पारिस्थितिकी संतुलन को बिगाड़ रहे हैं, जो कि मानव सभ्यता के लिए आने वाले समय में एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। तो इस प्रकार से मानव का पारिस्थितिकी तंत्र पर एक बहुत ही बड़ा दुष्प्रभाव, और जिससे कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और संसाधनों का हास्य और विनाश हो रहा है। तो बायोम, जैव मंडल, इसको विकसित करने के लिए मानव का प्रयास रहना चाहिए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां भी इसका उपयोग कर पाए। तो उम्मीद है कि आपको आज के लेसन से, आज के हमारे इन टॉपिक से जानकारी बढ़ी होगी। पारिस्थितिक तंत्र में बायोम क्या है और बायोम के अतिरिक्त जैव भू रसायन चक्र और पारिस्थितिकी संतुलन। धन्यवाद।